Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। तो ये रहे वो सारे आर्टिकल जिनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे COP28 के बारे में, फिर हम समझेंगे ई सिगरेट्स और उससे रिलेटेड इशूज़ को। साथ ही हम बात करेंगे इंदिरा गांधी प्राइज़, पीस प्राइज़ के बारे में। नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा समय हमें इस पर नहीं देना है। इट इज़ द लॉजिस्टिक कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नेचर ऑफ द फ्यूचर, एंड लास्टली हम बात करेंगे डिले इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन PLI। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल है। बात की जा रही है COP28 को लेकर। COP28 जो कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें खास कर चुका है, कुछ सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें नहीं देखने मिली है। जब हम COP28 की बात करते हैं तो देखिए उस टाइम आया है जब ऑलरेडी वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो वो एक बहुत बड़े ट्रांजिशन को फेस कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वही टाइम पीरियड रहा है 2023 का, जब हमने हॉटेस्ट सीजन्स को भी यहाँ पर देख लिया है, हॉटेस्ट समर भी देख लिया, और कम से कम 80 दिन इस तरीके के भी निकले थे जहाँ पर टेम्परेचर 1.5 डिग्री के आसपास हमें देखने के लिए मिला था। दैट मीन्स प्री इंडस्ट्रियल फेज के जैसा ही टाइम पीरियड हमें देखने के लिए मिला था। सो वहीं जब हम COP28 के बारे में बात करते हैं तो इसने कुछ सिग्निफिकेंट आउटकम्स हमें दिए हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हमें देखने मिली वो थी फॉसिल फ्यूल्स का फेज़ आउट करने के बारे में बातें कही जाना, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर ट्रिपल करने के बारे में बात होना, मीथेन इमिशन के बारे में बात करना, कोल को फेज आउट करने के बारे में बात करना, लॉस डैमेज फंड और ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन की बात करना। देखिए, जहाँ पर एक तरफ COP28 की बात करें तो इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल एक अपॉर्चुनिटी रखी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के थ्रेश होल्ड में रखा जाए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर दिया है ग्लोबल स्टॉक टेक ने। ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें जो कि एक असेसमेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है वर्ल्ड की ये प्रोग्रेस बताने का कि हम क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और क्या हमारी प्रोग्रेस हमें देखने के लिए मिलेगी। इस एग्रीमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक पीरियोडिक एक्सरसाइज के बारे में बताता है, जिसकी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर 2023 में कंप्लीट की गई थी। बात करें अगर इसकी तो GST यूजुअली हमें देखने के लिए मिला था पेरिस एग्रीमेंट के तहत, और पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक बात यहाँ पर डिसाइड की गई थी कि सारी कंट्रीज़ यहाँ पर प्रत्येक 5 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट्स यहाँ पर किए हैं, किस तरीके कार्य उन्होंने यहाँ पर किए हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। तो ग्लोबल स्टेक टेक के बारे में यहाँ पर एक बहुत खुलकर बात की गई थी, जो कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर COP28 के लिए अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ साबित हुआ है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट या अचीवमेंट हमें देखने मिली है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिली थी विच इज़ द फॉसिल फ्यूल आउट। देखिए, COP28 का बहुत बड़ा इशू यहाँ पर रहा है। इन्होंने बोला कि पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो 2050 तक हमें नेट ज़ीरो फॉसिल फ्यूल यहाँ पर कर देना है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक फाइनल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर अभी भी नहीं देखने मिल पाया है। कारण समझिए, जब हम कुछ कंट्रीज़ की बात करते हैं जैसे चाइना हो गया, जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि आज की डेट में भी देखिए पूरी तरीके से हम अभी इंडस्ट्रियल फेज़ में नहीं आए हैं। चाहे हम चाइना की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें, या इसके अलावा आप ऐसी दूसरी कंट्रीज़ की बात कर लें जो आज की डेट में भी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर फॉसिल फ्यूल्स को कंप्लीट फेज आउट करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नेट ज़ीरो 2050 तक करने के बारे में बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे, हाउ, ये अभी भी यहाँ पर सवाल बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम ट्रिपल कर देंगे, लेकिन देखिए एक एग्रीमेंट यहाँ पर आया है कि ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की है उसे डबल करना है हमें, और साथ ही यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर आना है। लेकिन जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको भी हमें यहाँ पर मेंटेन रखना है। और साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट अनक्लियर है अभी भी।
अगर हम बात करें तो एक चीज़ हमें अनक्लियर देखने के लिए मिल जाती है कि जब हम ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा प्रत्येक कंट्री के हिसाब से, ये अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है फेज डाउन ऑफ द कोल। देखिए, कोल को यहाँ पर जब फेज डाउन करने के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कोल, इसको सिंगल यूज्ड फेज आउट हमें करना है बाय 2021। ये बात पहले भी हो चुकी है ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए यहाँ पर इसका एक सेपरेट मेंशन हमें देखने के लिए मिलता है COP 28 में, जहाँ प्रपोजल दिया गया है कि हमें न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर कार्बन को कैप्चर किया जा सके, स्टोर किया जा सके और इसके एमिशन को ड्रॉप किया जा सके। लेकिन अगेन आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ जो कि अभी भी मैंने आपको बोला कार्बन के ऊपर निर्भर है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका और दूसरी छोटी कंट्रीज़, इन्होंने इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिखाया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो मीथेन एमिशन कट के बारे में बात की जा रही है। एक एग्रीमेंट एम्फसाइज किया गया है कि हमें कहीं ना कहीं एक रिडक्शन यहाँ पर क्रिएट करना होगा। जब हम बात कर रहे हैं नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यहाँ पर लेकर आना होगा, स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे तो मीथेन की 2030 तक इसको यहाँ पर कट डाउन करना है। ओके, लेकिन एग्रीमेंट ने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है टारगेट को कि फॉर methane emission 2030 despite volunteer commitment by so many countries like more than 100 countries in Glasgow in 2030 in 2021 कि वो methane emission को यहाँ पर कट डाउन कर देंगी 30% बाय 2030। इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर, तो लॉस एंड डैमेज फंड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ऑपरेशनलाइज्ड लॉस एंड डैमेज फंड को लाने की बात करी जा रही है। एक क्रूशियल आउटकम हमें देखने के लिए मिला है, स्पेशली जब हम बात करते हैं पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज़ के बारे में। ये जो फंड है ये प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस को उन सारे नेशंस को जो कि क्लाइमेट से यहाँ पर लड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सो दीज सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके जो भी आउटकम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। ऑल राइट, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ई सिगरेट्स। ये बात कह रहा है WHO। चलिए समझ लेते हैं आखिर की पूरा का पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि जो कि पूरी जगह पर हमारी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर काम करता है, इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया है जिसके अंदर ई सिगरेट्स, जिसका आज की डेट में यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको एक अलार्मिंग साइन की तरह बताया है कि देखिए हम कहीं ना कहीं अभी भी ई सिगरेट जिसको बैन कर दिया गया था उसके बाद भी इसका खुले तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हमारी पॉपुलेशन के ऊपर एक एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अर्जेंट मेजर्स लेने की हमें आवश्यकता है ताकि आज की डेट में जो ई सिगरेट्स हैं, जो फैशन के फॉर्म में यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रही हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, WHO ने ये बात भी बोली है कि जो ई सिगरेट्स हैं इनका कोई भी आप देखिए कोई इफेक्टिव यूज़ हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दैट ई सिगरेट्स हैव नॉट प्रूवन इफेक्टिव फॉर कुटिंग टोबैको यूज टू द पॉपुलेशन लेवल। कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग एविडेंस भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो पॉपुलेशन है इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। वहीं सबसे ज़्यादा अगर हम वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो ये हमें देखने मिल जाता है चिल्ड्रंस एंड यूथ, जो कि आज की डेट में फैशन के कारण ई सिगरेट्स का यहाँ पर या वेप्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल रेगुलेटरी लैंडस्केप्स के बारे में बात करें तो लगभग 88 कंट्रीज़ को आप देखेंगे तो मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन ई सिगरेट्स के लिए यहाँ पर नहीं देखने मिलती। वहीं अगर हम 74 ऐसी कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसे में केवल और केवल 34 ऐसी कंट्रीज़ आपको दुनिया भर में देखने के लिए मिल जाएंगी जिन्होंने ई सिगरेट्स के यहाँ पर मार्केटिंग या उसको सेल करने पर बैन लगा दिया है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने भी पोजेशन कर रखा है ई सिगरेट्स का अगर यहाँ पर प्रमोशन किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसको प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट पीसा 2019 के अंतर्गत यहाँ पर अपराध माना गया है। देखिए, एक बहुत अच्छी स्टडी यहाँ पर की गई है इनके द्वारा, और एक चीज़ समझ में आई है कि जो लॉन्ग टर्म जब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ई सिगरेट्स का, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक
यूथ के मन में इसको लेकर एक पॉजिटिव साइन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इनका यूज होते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि ई सिगरेट्स आर दे आर कूल इन नेचर, तो हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि इनिशियली तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो एक हम ई सिगरेट से शुरुआत करते हैं, लेकिन कोई भी जो यूथ है वो फाइनली जाके सिगरेट के ट्रैप में यहाँ पर फंस जाता है। ठीक है, ई सिगरेट्स देखिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है, इनके अंदर निकोटीन होता है जो कि एडिक्टिव है नेचर में। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है यूथ के अंदर कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं सिगरेट्स की तो सिगरेट्स में तो हमें यूजुअली निकोटीन देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ई सिगरेट्स का, इसके अंदर किसी भी प्रकार का निकोटीन नहीं है। बट इट इज़ अ रॉन्ग, इट इज़ अ मिसकंसेप्शन। जब एक लॉन्ग टर्म आप इफेक्ट में आते हैं तो ना केवल आपकी हेल्थ यहाँ पर ख़राब होती है, आपके लंग्स यहाँ पर डैमेज होना शुरू होते हैं, हार्ट आपके यहाँ पर एक्सपोज कर जाता है, साथ ही जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यहाँ पर इशू क्रिएट कर देता है। और आप देखेंगे इसीलिए जितने यंग बच्चे हैं आज के वो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सफ़र कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। वहीं अगर हम बात करें कि ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान ई सिगरेट से इनके धुएं में आ जाती हैं, तो यहाँ पर जो फिटल है, जो शिशु है, जो गर्भावस्था में शिशु है, इसका ब्रेन भी यहाँ पर बहुत खास विकसित नहीं हो पाता है। चलिए बात करते हैं हम ई सिगरेट्स के बारे में कि आखिर ई सिगरेट्स होती क्या हैं। तो देखिए, ई सिगरेट्स को हम यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेप्स डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर एक वेपर यहाँ पर जो हीट होता है लिक्विड के फॉर्म में और इसका यहाँ पर इसको इनहेल किया जाता है। इनके अंदर यूजुअली अगर हम बात करें तो बहुत सारे एडिक्टिव्स जैसे निकोटिन हमें देखने मिल जाता है, टोबैको देखने के लिए मिल जाता है। वो सारे एलिमेंट्स जो आपको एक ट्रेडिशनल सिगरेट में देखने के लिए मिलते हैं वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, चाहे आप बात करें। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई यहाँ पर टार आपको नहीं देखने मिलेगा, आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देखने के लिए मिलेगा जो कि ट्रेडिशनल सिगरेट में देखने के लिए मिलता है। निकोटिन की बात करें तो ई सिगरेट्स में ये यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन डेवलपमेंट को। अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल जो 25 साल या उससे कम के हैं तो इनकी सोचने समझने की शक्ति यहाँ पर स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉगीनेस, यहाँ पर यूजुअली हम एक टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं विच इज़ दी ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होने लगती है। हालांकि जब हम बात करते हैं ई सिगरेट्स की तो इसके अंदर किसी भी तरीके का लिक्विड नहीं होता एंड दे ई सिगरेट्स लिक्विड डू नॉट कंटेन कार्सिनोजेनिक टार, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कोई भी बीमारी नहीं होगी। प्रूवन है, रिजल्ट्स हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आपको इससे देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट कर देते हैं। देखिए एट द एंड सीधी सी बात इतनी है कि कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जिनके अंदर आपको टोबैको देखने मिल रहा है, आपको निकोटिन देखने मिल रहा है, तो इन लॉन्ग टर्म ये आपको एडिक्टिव बना ही देंगे। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। बात की जा रही है दो आपको देखने मिल जाएगा गांधी प्राइज। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। एक्टिविस्ट अली अबू अव्वाद और पियानिस्ट डैनियल बैरीमोमिया, इनको यहाँ पर मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। चलिए समझ लेते हैं इन दोनों के बारे में अच्छे से। देखिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023, इसको यहाँ पर दे दिया गया है ज्वाइंटली। आपको यहाँ पर दो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली अवार्ड दिया गया है डैनियल बैरमेनियम और अली अबू अवाद को इनके रिमार्केबल एफर्ट्स के लिए इन फॉस्टरिंग नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन टू द इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चलिए ये चीज़ तो हो गई यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है ये मैं आपको बता देती हूँ, विच इज़ दी गांधी पीस प्राइज, कि ये आखिर होता क्या है, किस तरीके से इसको यहाँ पर दिया जाता है एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं गांधी पीस प्राइज के बारे में। तो गांधी पीस प्राइज की शुरुआत यहाँ पर की गई थी 1986 में इन द मेमोरी ऑफ
आर लेट प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी के नाम पर ये अवार्ड यहाँ पर प्रत्येक साल दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो एक एस्टीम्ड अवार्ड है जिसको यहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। चलिए, अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज़ याद रखेंगे सबसे पहले कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको इस अवार्ड को पहले भी दिया जा चुका है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे विच इज़ द मिखाली, ठीक है, लेट मी राइट द नेम, मिखाली गोर्बाचेव, ठीक है, फॉर्मर लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। 1987 में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार ये अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिसेफ को ये अवार्ड दिया गया था 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए याद रखिएगा, 25 लाख रुपए की यहाँ पर एक अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है, 25 लैक्स का। इसी के साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने मिल जाएंगे जिमी कार्टर। जिमी कार्टर को यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। ऐसे ही अगर हम इसी सीक्वेंस में आगे आते जाएं तो रिसेंटली 2021 में प्रथम एनजीओ को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। ऑलराइट, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड विद दी इंदिरा गांधी अवार्ड। आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। यहाँ पर बात की जा रही है लॉजिस्टिक की। देखिए, इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक डेटा हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है कमीशनड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एंड कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर अपील्ड इकोनॉमिक रिसर्च। याद रखिएगा, अभी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, NCER कमीशन को। और यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चली है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो पहले 8.9% हुआ करती थी, जो कि अब केवल और केवल 7.8% रह गई है। ओके, सो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, बात करते हैं NCEAR के बारे में। चलिए, NCER के बारे में बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है इन रिसर्च, जो कि एक ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट बॉडी हमें देखने के लिए मिल जाती है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बात करें तो 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की हम बात करें, पॉलिसी एनालिसिस की बात करें, एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस की बात करें, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। NCEAR के बारे में बात करें तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बताता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी बताता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, क्या हमारे पास स्टेट्स हैं, क्या डेटा है, उसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता है। साथ ही सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम करता है। अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो इट इज़ इन दी न्यू दिल्ली, हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आपको याद रखना है, कुछ नई बॉडीज़ होती हैं जो हमेशा एग्जाम्स में देखने के लिए मिलती हैं। चलिए, बात कर रहे हैं अगेन COP28 की, द नेचर ऑफ द फ्यूचर। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल स्टॉक टेक फाइंडिंग्स के बारे में, पहली ग्लोबल स्टेक टॉक यहाँ पर जो कि ली गई थी हमारे पेरिस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर GST ग्लोबल स्टॉक टेक को यहाँ पर लेकर आया गया था। आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं केवल 2% का इससे एक चीज़ पता चली थी। देखिए, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, वेट। जब हम GST की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको हम लेकर आए थे पेरिस की जो हमारी मीट हुई थी, इसके अंदर इसको लाया गया था। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ की बात की जा रही थी कि जो हमारा जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा प्रतिशत है वो कितना कम हुआ है ग्लोबल लेवल पर, इसको यहाँ पर एस्टीमेट किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर प्रत्येक 5 सालों में, हर 5 साल में एक रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई थी, जिसकी पहली रिपोर्ट 2023 में
COP28 में यहाँ पर प्रेजेंट की गई थी। और इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट से हमें एक चीज़ सामने आई है कि 2030 तक जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम कर देंगे, वर्तमान में टिल प्रेजेंट हम केवल और केवल ओनली 2% का रिडक्शन हम यहाँ पर कर पाए हैं। ये जो लेटेस्ट एस्टिमेशन है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स को क्रिएट करने के लिए। आगे अगर हम बात करें इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में तो एक चीज़ बात की जा रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन्होंने कमिट किया था 2009 में, ठीक है, कि हम $100 बिलियन यहाँ पर प्रत्येक साल जो है वो डेवलपिंग नेशंस को देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि ये जो टारगेट है ये आज तक क्वेश्चन का विषय बना हुआ है, ये अभी तक पूरा कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। एक क्लियर डेफिनेशन जो है भाई हमारे पास कहीं ना कहीं एक क्लियर जो डेफिनेशन होती है कि क्लाइमेट, जब आप बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, वो अभी भी मिसिंग है। तो जब तक हम क्लाइमेट फाइनेंस को यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दे देते हैं तब तक इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज हमें लगातार देखने के लिए मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ फिगर्स के ऊपर यहां पर लगातार हमें चर्चा देखने के लिए मिल रही है। 89.6 बिलियन डॉलर को यहां पर क्लेम किया जा रहा है OECD के द्वारा, ठीक है, for 2021 that has faced skepticism with concern raised about the diverse definition of the climate फाइनेंस, जहां पर एक रिगरस एनालिसिस देखने मिल रहा है केवल और केवल $25 बिलियन का। फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात करें, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो COP28 है वो इन सारी चीज़ों को अभी तक बहुत क्लियर आउट करने में या इसको अभी तक डिसाइड करने में हमें बहुत खास काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अगर हम COP28 की बात करें तो COP28 में एक हमें अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली है वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट कि एक लॉस एंड डैमेज फंड की तो हमें आवश्यकता है ही, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह हमें नज़र आ रहा है। बट अभी तक जब हम इसकी बात कर रहे हैं एक एस्टिमेशन टारगेट की, तो केवल और केवल टिल नाउ वी हैव ओनली रिसीव्ड 0.6 मिलियन डॉलर एज अ प्लेज, जो कि अभी भी बहुत दूर है अपने टारगेट से, ठीक है। जो गोल है वो एक नेट ज़ीरो इनकम का हमने यहाँ पर ले रखा है। 2050 तक हमें नेट ज़ीरो, हमें यहाँ पर कार्बन इमिशन करना है। इसके लिए हमने दो तीन चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की हैं कि हम 3 गुना कर देंगे अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, ठीक है, जो कि आज की डेट में है 11,000 गीगावाट बाय 2030। दूसरा यहाँ पर बात की जा रहा है कि हम डबल कर देंगे जो रेट है एनर्जी एफिशिएंसी की, फ्रॉम 2% डायरेक्ट टू 4% एनुअली बाय 2030। ये भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं। साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको एक्नॉलेज किया गया है। न्यूक्लियर को समझिए, न्यूक्लियर को यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल दिया है कि हम क्लीन एनर्जी की ही तो बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आगे अगर बात करें और कौन सी चीज़ों को यहाँ मेंशन किया गया है, तो एक डिक्लेरेशन किया गया है कि भाई आप ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर काम करिए। इनिशिएटिव्स की बात करें तो जिसको हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल which is talking about SPLI takes center stage, government puts new industrial policies on the back burner,
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पूरी की पूरी चीज़ें हैं क्या। देखिए, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, जब हम डेवलपमेंट फेज़ की बात करते हैं तो 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है कि गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं अपना एक कोई फोकस नहीं दिखाया है व्हेन इट कम्स टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि हमारा मेजर जो फोकस है वो PLI के ऊपर रखा हुआ है, विच इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि एक प्राइमरी ड्राइवर हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात करें तो जो हमारी हिस्टोरिक 1991, देखिए जब हम 91 की बात कर रहे हैं बेटा, तो 1991 में हमारी पॉलिसी आई थी। 91 से आज तक, 91 से अगर हम बात करें तो वर्तमान 2023 तक चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। एक फ्रेमवर्क चेंज करने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान के चैलेंजेस अलग हैं, सिचुएशन अलग है, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है। बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी प्रायोरिटाइज कर रही है PLI स्कीम को, क्योंकि इनका मानना है कि ये की टूल हो जाता है जब आप बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। देखिए, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डिले होना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। माना जा रहा था कि इसी साल के स्टार्टिंग तक अगर हम बात करें तो ये जो है ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं FTA के ऊपर, ठीक है, जो कि आपका होता है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो एक लेवरेज प्रोवाइड कर देता है। इस पॉलिसीज़ की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो PLI, जो कि एक तरीके की इंसेंटिव स्कीम है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को स्टिमुलेट केवल और केवल आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में करेगा। स्कीम की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रपोर्शन है GDP में उसे बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि आज की डेट में 15% है, और उसको यहाँ पर 17% और उससे ज़्यादा लेकर जाने की आवश्यकता है। तो आप बोलेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। देखिए, PLI एक तरफ पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन अभी भी एक कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर, जबकि हम बात कर रहे हैं चाइना से लड़ाई करने की, चाइना को काउंटर करने की, तब हमारे पास अपनी एक इकोनॉमी की पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो कि यहाँ पर तैयार की गई थी उसका पिक्चर में आना बहुत ज़रूरी है, जो कि टाइटल कर रही थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम बात करते हैं कि हमारी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसकी कितनी महत्वपूर्णता है। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर आपकी PLI स्कीम क्या है या इसका क्या लेना देना है। तो PLI की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में। मार्च 2020 में एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव की तरह, ताकि जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ाया जा सके, मेक इन इंडिया को बढ़ाया जा सके, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर दिया जा सके लोगों को कि इम्पोर्ट की जगह हम अपने ही देश में यहाँ पर काम करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्टर्स को रखा गया था, और सब्सिक्वेंटली जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे शुरुआत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से हटाकर देन 14 सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इनिशियल लेवल पर मोबाइल एंड अलाई कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी, ताकि जो मेजर कंपनीज हैं जो यहाँ पर चाइना में अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं वो इंडिया की तरफ यहाँ पर मूव कर जाएं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी और मेडिकल डिवाइसेस की, लेकिन फाइनली आज जो इसका क्षेत्र है, जो दायरा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि PLI स्कीम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, चाहे कंपनीज की बात करें डोमेस्टिक और फॉरेन की, इनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में जब ये इन्वॉल्व होती हैं इंडिया के अंदर। जो इंसेंटिव्स हैं इनको एक परसेंटेज, जो भी कंपनी अपना एक प्रतिशत यहाँ पर अर्न करती है रेवेन्यू के आधार पर, उसके आधार पर यहाँ पर एक इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है प्रत्येक 5 साल के अंदर। ओके, ये जो इंसेंटिव हैं ये इंक्रीमेंटल होते हैं, कहीं ना कहीं जो कंपनीज को एनकरेज करते हैं कि वो अपना जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स फिगर है, वो भारत में यहाँ पर बढ़ाएं। साथ ही इस स्कीम की बात करें तो मुख्य जो इसमें सबसे बड़ा फोकस दिया गया है वो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, ताकि हम ग्लोबल जो ट्रेंड है, ग्लोबल जो पॉलिसीज़ चल रही है, इससे अलाइन
क्रिएट कर सके। ओके, सो PLI कहीं ना कहीं एक इंडिया को एलिवेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्ट द FTAs एंड फॉरेन फंड्स, इंडिया को अपनी एक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ COP21। COP28 के बारे में यहाँ पर सवाल आपसे किया जा रहा है। दूसरा सवाल आपको देखने मिलेगा कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट सिनेरियो इंडिया में है उसका ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कंपेयर करके आपको जवाब देना है। करना क्या है, आप सभी को अपने आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं और नीचे दिए गई वेबसाइट के लिंक पर विच इज़ द rousacademy.in, यहाँ पर जाकर इसे अपलोड कर देंगे। So, thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.